नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में। आज का ये सेशन आपकी लाइफ चेंज करेगा, क्योंकि 2026 में जिंदगी में क्या होना चाहिए वो बताएगा आज का ये सेशन। नाम है मेरा निशात, एक सिंपल सी लेडी। बहुत बड़े बड़े सपने थे, लेकिन कहीं ना कहीं सपने जो है मसाले के डिब्बे में बंद हो गए थे। ऐसे में मोदी केयर ने मेरी जिंदगी में चेंज लाया, मेरे सपनों को एक उड़ान दी और एक गृहिणी से एक लीडर के सफर तक पहुंचाया। तो आप ये सफर कैसे कर सकते हैं वो बताने के लिए मैं आज जिनको यहाँ बुलाने वाली हूँ उनके बारे में क्या बोलूं। नेटवर्क मार्केटिंग के इस सल्तनत की बेताज मलिका है वो, और मोदी केयर के इस बड़े से वट वृक्ष की वो वट वृक्ष है मोदी केयर की, जिसकी छोटी छोटी शाखाएं हैं, उनमें से एक छोटी सी शाखा मैं भी हूँ। हम सब की अपलाइन भी है, मेंटोर भी है, और मैं ये बोलूं कि एक पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर है, जिसको टच कर देना उसकी जिंदगी में ना ही रोशनी आएगी बल्कि एक ऐसी एनर्जी आएगी, वो जिंदगी में ना थकेगा ना रुकेगा। तो जोरदार तालियों से मैं स्वागत करूंगी मेरी अपलाइन, मेरी आइडियल, मेरी मेंटोर सुरेखा मैम का। वेलकम मैम। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मुझे आपकी एनर्जी से एनर्जी मिल रही है। टू गुड, टू गुड। और आप और श्रिंक हुए हुए लग रहे हो। हालांकि पूरा ढक रखा है, पर फिर भी चेहरे से ही पता चल रहा है कि आपने और वेट लूज किया है शेप शिफ्ट की बदौलत। बहुत बढ़िया, कमाल कर रहे हो, करते जाओ, बहुत स्टोरी बनो और बहुतों को इंस्पायर करो। यही मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट, ऑल दी वेरी बेस्ट। राइट फ्रेंड्स, तो आज क्यों बुलाया है मैंने आपको, उसका कारण है 2025 जा रहा है। कुछ दिल खुश हैं कि वाह, जो हमने सोचा था जनवरी में वो हो गया। इस साल के अंत तक जो हमने पाना सोचा था। कुछ मन दुखी हैं कि अरे सोचा तो ये था 5 लाख के चेक पे जाएंगे, हमारा चेक तो 1.5 लाख ही है। और इस तरीके से कुछ दिल दुखी भी हैं, जो कि बहुत नेचुरल सा है, होता है। मैंने भी सोचा था कि मैं 20 किलो वजन कम कर लूंगी, पर 10 ही किलो कर पाई। उसमें भी 1-2 किलो और बढ़ा भी लिया बीच में, अब फिर से 2 किलो कम किया है। तो ये तो सफलता की जर्नी ऐसी ही है। अगर गोल सेट नहीं करें तो मुश्किल है, गोल सेट करें तो मुश्किल है। गोल सेट नहीं करें तो वैसे ही जिंदगी जैसे कि मतलब बस जिंदा लाश की तरह जी जा रही है। मतलब समुंदर के किनारे जहाज खड़ा है और बस खड़ा ही है, पर जहाज समुद्र के किनारे खड़े होने के लिए तो बना नहीं। जहाज तो खड़ा है, जहाज तो बना है समुद्रों में की लहरों को मापने के लिए, समुद्र में दूर दूर तक जाने के लिए। तो हम जहाज किनारे पर खड़ा हुआ जहाज तो बनना कोई मतलब नहीं है। वो तो एक मानव जीवन को सार्थक ही नहीं करता। तो गोल बनाने तो जरूरी है, पर जैसे ही गोल बनाते हैं तो भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है, फिर उसके लिए काम भी करना पड़ता है। और फिर अगर गोल अचीव नहीं हो तो हो, फिर तो मतलब बस कत्ले आम हो जाता है कि हमने खुद ने ही खुद का कत्ल कर लिया। अब जो है, अब क्या करें, ना इधर के ना उधर के। अब और अगला गोल लेने का मन नहीं कर रहा होता, और जो गोल अचीव नहीं किया उसका भी क्या ही दुख मनाए। तो मतलब एक, मेरी हमेशा जब साल के आखिर में आती हूँ ना, तो मेरी बड़ी अजीब सी मनस्थिति हो रही होती है। और ज्यादा देर तो ये नहीं रहती मनस्थिति, पर फिर भी दिन में 15-20 मिनट तो मैं इस बारे में सोचती हूँ कि अरे यार, सारा साल पिछले साल लगे पर खाली इतना ही वेट कम हुआ, या यही हेल्थ से रिलेटेड जो मेरे गोल्स हैं उनके लिए, या जो मेरे बहना 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले मुझे चाहिए, उस गोल से रिलेटेड मेरे है ना जो सपने हैं, कुछ ना कुछ चलता ही है। तो मैंने कहा चलो, जो मेरे दिल में चल रहा है वही आप सबके दिल में चल रहा होगा। पर क्या कारण है कि ये मैं 15 मिनट ही एक दिन में मेरे मन में आता है? क्योंकि 15 मिनट बाद मैं अपने आप को हील कर लेती हूँ, मैं अपने आप को समझा लेती हूँ, और फिर से एनर्जाइज कर लेती हूँ। फिर अगले दिन 15 मिनट के लिए आता है, फिर मैं फिर से उसको 15 मिनट में हील कर लेती हूँ। तो मैंने कहा क्यों नहीं, मैं मेरा जो तरीका है वो आप तक पहुंचाऊं, किसी न किसी के काम आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि भैया, हर एक साल चाहे हमें कुछ दे या कुछ नहीं दे, कुछ अच्छे लेसन जरूर देता है। तो मैं पिछले 30 साल से लगातार हर दिन हर पल बहुत सारे लेसन्स लेती हुई आ रही हूँ। वो शेयर करना तो डेफिनेटली बनता ही है। तो आइए चलिए चलते हैं आज की अपनी इस एलडीपी पे। टारगेट यही है कि आप और स्ट्रांग बने और ग्रो करें, पर्सनली ग्रो करें, अंदर से ग्रो करें, अपने आप को और ताकतवर बनाएं, अपने आप को और ताकतवर बनाने का फैसला करें, अपनी ताकत को पहचानें और अपनी ताकत को काम में लेने का हौसला रखें। बस इतना हो जाता है तो बाकी सब कुछ अपने आप हो जाता है। और ये करना कैसे है, इस पे हम बात करेंगे। तो आइए चलिए आज का ये सेशन हम डेडिकेट करते हैं
जाने वाले साल को सलाम, आने वाले साल को सलाम। तो 2025 को बाय बाय करते हैं और आने वाले साल को सलाम करते हैं, और इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप सबका 2026 खूब खूबसूरत जाए। इन एडवांस मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और चलिए इस हैप्पी न्यू ईयर को खाली शब्दों में नहीं मनाएं, हम सब दिल से अगले साल दिसंबर में और हैप्पी हों। जितना इस साल हैप्पी है दिसंबर में, उससे ज्यादा हैप्पी हो, यही मैं चाहती हूँ। तो क्या है सक्सेस? कैसे मिलेगी सक्सेस? कैसे आएगा 1 लाख रुपए का चेक? उसके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिस पर मैं आज बात करने वाली हूं। पहला स्टेप, 1 लाख रुपए का चेक तब आएगा जब आप एक बड़े बिजनेसमैन की तरह सोचोगे, एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह सोचोगे। आप सोचो जी मैं तो सिंपल हाउसवाइफ हूँ, मुझे तो ये नहीं आता, मुझे तो वो नहीं आता, मेरी तो मोबाइल रिपेयर की शॉप है, मैं तो 24 घंटे बिजी हूँ, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है। जब तक आप अपने आप को ले मैन बोलोगे, आम आदमी बोलोगे, या नौसिखिया बोलोगे नेटवर्क मार्केटिंग में, जब तक आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करोगे, तब तक 1 लाख रुपया महीना नहीं आएगा। इट्स हाई टाइम आप लोगों को अपने आप से कहना शुरू करना है, आई एम ए बिजनेसमैन, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम एन इंडस्ट्रियलिस्ट। मैंने एक बहुत बड़े धंधे को शुरू किया है, मैं एक बहुत बड़े धंधे का मालिक हूं। ये मालिकपन, जब तक आप लोगों ने निश हेयर की मालकिन को देखा है? निश हेयर एक है ना, आर्टिफिशियल हेयर बनाने वाली कंपनी है। शार्क टैंक में जब ये आई थी ना, वो शार्क टैंक मैंने देखा था, तब इसका महीने का 1 लाख 1.5 लाख का टर्नओवर था बस। और ये शार्क टैंक में आई, आकर के इसने फटाफट फटाफट जो इसके है ना आर्टिफिशियल हेयर है वो अपने बालों में लगा लगा के अलग अलग हेयर स्टाइल से दिखाए, ये किया वो किया, और फिर आखिर में कहती है मैं निश शेयर की मालकिन। क्या बोली? मैं निश शेयर की मालकिन। मैं 1 लाख 1.5 लाख के टर्नओवर की बात कर रही हूँ, लाख डेढ़ का 1.5 लाख का प्रॉफिट नहीं कमाती थी। मैं निश शेयर की मालकिन इतने परसेंटेज के लिए इतने करोड़ रुपया आपसे मांगती हूँ। जब उसने निश शेयर की मालकिन बोला ना, वो उसी क्षण करोड़ों की मालकिन बन गई थी। उसके उस मालकिन पे आप लोग अगर यूट्यूब पे जाएं और शार्क टैंक निश शेयर की मालकिन करके डालेंगे ना, तो कोई ना कोई वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। आप देखना वो कितनी छोटी थी उस समय औकात में, पर उससे बात कितनी बड़ी गई थी। मैं निश हेयर की मालकिन, आप लोगों को मौका देती हूँ मेरी बिजनेस में पार्टनरशिप करने का। ओ माय गॉड, सबके सब फ्लैट हो गए। उसको है ना मिला भी, उसको काफी बड़ा है ना शार्क टैंक से वेंचर भी मिला, फाइनेंशियल भी मिले। पर उस लड़की ने, अभी वो 1.5 साल पुरानी बात नहीं है ये, जब इसने किया तब से अब तक करोड़ों की बिजनेस को खड़ा कर लिया है। अभी तो ये जो है ना सबसे बड़ा इटली में ये होता है रेड कारपेट ऑस्कर का, है ना फिल्म है ना, कोई बहुत बड़ा है ना, जहाँ से सिर्फ ऐश्वर्या राय और ऐसे बड़े बड़े लोग जाते हैं, सोनम कपूर, उसमें गई थी इस बार वो। करोड़ों की मालकिन सचमुच बन गई। मेरे को वो बहुत पसंद है, क्योंकि वो अपने आप को पसंद करती है, वो अपने आप को बड़ा समझती है। हम नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों की एक सबसे बड़ी लकूना, जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये होता है कि हम अपने आप पे शक करते रहते हैं, क्योंकि हमें खुद को हमारे अंदर लगता है कि अरे एक छोटे से बिजनेस के मालिक हैं हम अपने दिमाग में, क्योंकि सामने तो हमारे करोड़ों रुपए की कोई फैक्ट्री नहीं खड़ी, करोड़ों रुपए की कोई ऑफिस नहीं हमारा लिया हुआ, रोज हमें कहीं निकल के ऑफिस जाना नहीं, तो हमारे को वो, हमें खुद ही लगता है कि हमारा बिजनेस छोटा है। और जब ये लगता है कि हमारा बिजनेस छोटा है, तो हमारा बिजनेस छोटा ही रह जाता है। छोटा सोचने वालों का, अपने बिजनेस के बारे में छोटा सोचने वालों का 1 लाख रुपए का चेक नहीं आता है, हरगिज नहीं आता है। तो जो मेरा पहला आपके लिए इस साल का आखिरी लेसन है वो ये है कि भाइयों और बहनों, जरा कॉलर अप करो, अपने अपने कॉलर अप करो। सारी दुनिया को ये बिजनेस समझ में नहीं आता, सारी दुनिया इस बिजनेस की को देख भी नहीं पाती है, उनको कोई इनवाइट करने वाला भी नहीं मिलता है। उन्होंने सुनी अनसुनी बातें बस इधर उधर से सुनी होती हैं, उन्होंने कोई मीटिंग नहीं अटेंड करी होती, उन्होंने किसी सुरेखा भार्गव को नहीं सुना होता, उन्होंने किसी 1.25 करोड़ रुपया कमाने वाले को देखा नहीं होता, उन्होंने आपकी तरह इस बिजनेस में जी जान डालने का इरादा नहीं बनाया होता। और आप उन करोड़ों से अच्छे हो, और आप एक बड़े बिजनेस में हो। इस बिजनेस में लाखों करोड़ों नहीं भी लगाया है, तो भी आपको इसको करोड़ों जितना बड़ा मानना होगा, और अगर आपने मान लिया तो आप जीत जाओगे। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देना चाहती हूँ। मेरे नाना जी की जब डेथ हुई, तो मेरी मम्मी 6 साल की थी, और उनका एक छोटा भाई भी था, और बड़े भाई थे, 2 बड़े भाई थे, और एक बड़ी बहन थी, 5 भाई बहन ये लोग।
और नाना जी की डेथ के बहुत थोड़ा कुछ ही महीने पहले नाना नानी बच्चों के साथ बॉम्बे शिफ्ट हुए थे। और जब नाना की डेथ हुई, अचानक से बीमार हुए, अचानक से डेथ हुई, तो सब लोगों ने नानी को बोला कि है ना, जो है मथुरा वापस चल लो। मथुरा रहते थे, मथुरा के हम लोग, ननियाल मेरा, कि मथुरा चल लो, मथुरा चल लो, अब तो यहाँ भी किराए के मकान में रह रहे हो, इसका किराया देना मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बॉम्बे है, महंगा है, ऐसा है, वैसा है। तो पता है नानी क्या बोली? कि वहां मेरे को कौन देखेगा। तो कहने लगे लोग, एकदम से जो लोग सलाह दे रहे थे उन्होंने बोला ना वहां मेरे को कौन देखेगा, तो सलाह देने वालों ने बोला कि भगवान है ना, भगवान देखेगा। तो बोली फिर भगवान ही देखेगा तो भगवान तो मुझे मुंबई में भी देख लेगा, उसके लिए मुझे मथुरा जाने की क्या जरूरत है। उन्होंने इरादा कर लिया कि वो मथुरा नहीं जाएंगी। काम क्या संभाला? जो उस समय पोस्ट होती थी, है ना, कुरियर वुरियर तो होते नहीं थे, जो कुछ भी जाता था वो सरकारी दफ्तर से जाता था। और वो बोरी का कवर चढ़ता था, सिलाई होती थी उसकी, उस पर चेपड़ी लगती थी, और फिर वो जाता था। तो उन्होंने, दो जो मेरे बड़े मामा थे, उन मामाओं ने और मम्मा ने मिलकर के बिजनेस शुरू किया। तो काम क्या था? ऑफिसेज में जाते थे, उनके पैकेट उठा के लाते थे, अपने घर में उनको पैक करते थे, नानी और बाकी सब लोग मिलकर के उनको सिलते थे, चेपड़ लगाते थे, फिर अपने कंधे में उठा करके वो सामान को जहां देना होता था दे करके आते थे, जिस भी पोस्ट ऑफिस देना होता था या जिस भी ऑफिस से लेना होता था। ऐसे ये बिजनेस से शुरुआत हुई थी। एक बार मामा, दो डब्बे थे, दो पार्सल थे उनके कंधे पे, और लोकल ट्रेन में चढ़ना था। वो लोकल ट्रेन में बहुत भीड़ थी, एक डब्बा ट्रेन में रह गया और मामा और दूसरा डब्बा बाहर रह गए। ये शुरू शुरू की बात है, जब बिजनेस शुरू हुए कुछ ही महीने हुए थे। लोकल ट्रेन कितनी तेज चलती है, आप लोगों को अंदाजा नहीं हो तो यूट्यूब देख लेना कि लोकल ट्रेन कैसे चलती है। दोस्तों, मामा उस पटरी पे कूदे, एक डब्बा अपने कंधे पर रखा, और दूसरे स्टेशन तक लोकल ट्रेन के पीछे भागे, कस्टमर का पैकेट नहीं खो जाए। नहीं तो क्या था उस बिजनेस में, तब ना तो इनके लाखों लगे थे और ना लाखों कमा रहे थे। इतनी सिंसियरिटी की क्या जरूरत थी कि ठीक है चला गया चला गया, सॉरी बोल देंगे, क्या होगा, एक कस्टमर चला जाएगा चला जाएगा, क्या कर देगा, केस थोड़ी कर देगा, और केस कर देगा तुम्हारे पास है ही क्या देने के लिए। पर नहीं, आज बिजनेस में नाम बनाना है तो वो कूदे, पटरी पे उस ट्रेन के पीछे पीछे भागे, और जब वो ट्रेन रुकी अगले स्टेशन पे तो उस ट्रेन पे चढ़े, पीछे वाले डब्बे पे चढ़ गए, फिर किसी तरह से कर करा के जिस डब्बे पे सामान रखा था उस डब्बे तक पहुंचे, दोनों डब्बे लेकर के क्लाइंट के यहाँ पहुंचे थे, पसीने पसीने, क्या हाल हुआ होगा आप समझ सकते हो। आज वो मुंबई के सबसे बड़े म्यूजिकल स्टोर के मालिक हैं, शाहरुख खान से लेकर के, आशा भोसले से लेकर के, और सारे के सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स। बम्बई की बॉलीवुड को अगर किसी को कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है ना, तो मेरे मामा की दुकान से लिया जाता है। अब वो बिजनेस खूब बढ़ गया है। एक ने इंपोर्ट संभाल लिया, एक बच्चे ने एक्सपोर्ट संभाल लिया, एक ने रिटेल संभाल लिया, एक ने होलसेल संभाल लिया, सबके पास बीएमडब्ल्यू है, सबके पास मर्सिडीज है, सबके पास आलीशान घर है। पर याद रखिए उन्होंने जो तब किया था, उस ट्रेन के पीछे भागे थे। बिजनेस ऐसे बनते हैं। क्या आप अपने आप को ऐसा डेडिकेटेड बिजनेसमैन मानने को तैयार हो? दैट्स द क्वेश्चन। ऐसी एक किस्सा और बताती हूँ। एक बार हम हर गर्मी की छुट्टी है ना बॉम्बे आया करते थे, तो हम आए हुए थे, बारिश हो रही थी, जून का महीना, बारिश हो रही थी जम करके। और ये लोग सुबह 8 बजे, सवा 8 बजे करीब अपनी दुकान के लिए निकलते, इतनी बारिश थी कि है ना दुकान के लिए निकलना ही नहीं हो पा रहा था। और पता चला कि भैया लोकल ट्रेन भी बंद हो गई हैं, सड़कें भी सबकी सब है ना, इतनी जाम था कि कोई अगर कार में बैठा है तो वो कार का दरवाजा खोल ही नहीं सकता था, चारों ओर गाड़ियां ही गाड़ियां थी। और ये डाउट होने लगा कि अब बारिश रुक नहीं रही है, तो अब तो वहां पे गोडाउन में दुकान पे पानी चला जाएगा। ऊंचा था, दुकान इनकी ऊंची है, पर बारिश ही इतनी हो रही थी कि पता लग रहा था कि हाँ जी कभी भी पानी भर जाएगा बेसमेंट में। और बेसमेंट में गल्ला रखा था जिसमें नोट होते हैं। दोस्तों, ये लोग तीनों चारों जने जो जो दुकान संभालते थे, बड़े मामा उनके बच्चे, ये सब पैदल पैदल 2-2.5 घंटा चल करके उस दुकान पे पहुंचे। वहां पे जितना भी सामान, जो जो गिटार विटार हारमोनियम, जो जो निकाल सकते थे, जो जो बचा सकते थे, वो बचाया। वो लॉकर खोला और उसमें नोटों की गड्डी, लाखों रुपए की नोटों की गड्डियां लेकर के घर आए, फिर 2.5 घंटे चल करके। और उस दिन सारी रात हम सब ने बैठ करके नोट सुखाए। ऐसा नहीं था कि गीले नोट थे चलो जी फेंक दो। मुझे याद है माइक्रोवेव तो उन दिनों होता नहीं था, उन दिनों वो वाला अवन होता था, उसमें गीले कपड़े में रख करके कुछ कुछ करके उनको सुखाया जा रहा था। हमने ऊपर वाले मामा से भी प्रेस ले आए थे, नीचे वाले नितिन भैया से भी प्रेस ले आए थे, हम कपड़े के बीच में नोट रख करके उनको प्रेस कर रहे थे। हम सब ने मिलकर के सारी रात नोट सुखाए। ऐसा होता है बिजनेसमैन।
2.5 घंटे जाना, 2.5 घंटे आना, अपना गल्ला बचाना। हमारा गल्ला क्या है? हमारी इवेंट। हम इवेंट में जाते हैं तो हमारा सपना बच पाता है, हमारे सोच बच पाती है। और अगर बारिश हो गई तो हम उस इवेंट में, अच्छा नहीं हो या बारिश हो रही है, क्योंकि हमारे को दिखता नहीं है ना कि वो इवेंट हमारा गल्ला है। उस इवेंट में हमारे लाखों रुपए नहीं जाएंगे तो डूब जाएंगे, ये हमें दिखता नहीं है ना। ये हमारा ओरिएंटेशन नहीं है, ये हमारे बिजनेस को लेकर के सोच नहीं है। और ये सोच ही है जो सारा कमाल करती है या सारा घोटाला करती है। जिसने भी इस सोच को जीत लिया उसने जग जीत लिया। और नहीं तो मेहनत में बरकत ही नहीं होती है। मैं लोगों को, सुरेखा भार्गव से, मैंने लाखों लोगों को सुरेखा भार्गव से ज्यादा मेहनत करते देखा है, पर जिस सोच के साथ करते हैं ना, वो बस मात खा जाती है। सोचते भी हैं तो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते सोच की। थोड़े दिन अच्छा सोचा, फिर कुछ गड़बड़ हुई तो गड़बड़ हो गए, फिर कुछ गड़बड़ हुई तो गड़बड़ हो गए। मैं आपको बताती हूँ, एक सीमेंट फैक्ट्री का मालिक अगर सीमेंट फैक्ट्री बनाता है ना, करोड़ों रुपया लगाता है, 500-600 करोड़ लगाता है। जिस दिन भूमि पूजन होता है ना, उस दिन से कम 5-6 साल तो 1 रुपया नहीं कमाता। वो वहीं रहता है फैक्ट्री में। अपने 2 साल के बच्चे को भी फैक्ट्री में रखता है, अपने 12 साल के बच्चे को भी फैक्ट्री में रखता है, वहीं एक क्वार्टर, वहीं एक घर बनाता है, वहीं स्टाफ का घर बनाता है, 24 घंटे उसी कंपाउंड में रहता है। मैंने किसी सीमेंट फैक्ट्री के मालिक को, जब सीमेंट फैक्ट्री शुरू करी हो, उस जगह से बाहर नहीं देखा। बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्रीज मैंने विजिट करी है मेरी पीएचडी के टाइम पे, और सब वहीं कंपाउंड में रहते हैं। और आपको सबसे बड़ी बात बताती हूँ, सीमेंट फैक्ट्री में रहने से अस्थमा के इतने चांसेस होते हैं, क्योंकि वो मिट्टी, बालू, वो कोयला, वो जो चीजें जो मिलकर के सीमेंट बनता है, और फिर जब वो सीमेंट फैक्ट्री में सीमेंट बनता है तो जो उड़ता है, आस पास सब तरफ खूब जबरदस्त पोल्यूशन होता है, और वो सीमेंट आपके छाती में जम रहा होता है। साला 500-600 करोड़ लगाने के बाद भी बंदा खुद के बच्चों की सेहत भी जब दांव पे लगाता है ना, तब जाकर के सीमेंट फैक्ट्री का मालिक बन पाता है। और हमें अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी सुधारनी है। हम चाहते हैं कि भैया मेरी पीढ़ियों को 10 लाख रुपया महीना मिले, मेरे मरने के बाद भी मिलता ही रहे, मेरी पीढ़ी के बाद पीढ़ी को मिले। और एक बच्चे ने कुछ कह दिया कि नहीं आज तो मेरा पिक्चर देखने का मन है, तो अच्छा भाई, बच्चे का पिक्चर देखने का मन था इसलिए अपलाइन को बहाना लगा दिया, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, और नहीं गए जी ऑफिस जो मीटिंग में जाना था। इसको कहते हैं बड़ा बिजनेसमैन। ऐसा होता है बड़ा बिजनेसमैन। मैं अभी एक दिन, निशांत और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास से लौट रहे थे, 8:30 बजे का अपॉइंटमेंट बंबई में। क्योंकि लोग शाम को ही फ्री होते हैं ना, कोई डॉक्टर 10 बजे से पहले फ्री नहीं होता, 11:30 बजे तक घर नहीं पहुंचता डॉक्टर। मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए हुए थे, मैं और निशांत, तो हम 9:30 बजे वापस लौटे। तो जब हमने कार पार्क करी, तो जो हमारे यहाँ 6th फ्लोर पे जो रहते हैं, उन्होंने भी कार पार्क करी। उनकी भी BMW ही थी, बड़ी कार थी। हस्बैंड और बेटा, मतलब मेरी एज के जो थे, वो हस्बैंड और उनका बेटा, दोनों टिफिन लेकर के कार से उतरे। कितने बजे? 9:30 बजे। क्या करते हैं? राजकुमार ज्वेलर के ओनर हैं। कम से कम 200-300 करोड़ लगाया होगा, तब राजकुमार ज्वेलर खोला होगा। मैंने निशांत को बोला बाद में, जैसे ही वो तो 6th फ्लोर पे उतर गए, हम 10th फ्लोर तक जा रहे थे, मैंने कहा निशांत, जो करोड़ों रुपया लगा करके भी 9:30 बजे घर में घुसे ना, उसको कहते हैं बिजनेसमैन। और हम जैसे लोग जो करोड़ों रुपया कमाना चाहते हैं, हम तैयार नहीं है जी 9:30 बजे घर में घुसने के लिए। और फिर कहते हैं कि हमें करोड़ों मिलना चाहिए। मैडम, मेरा 70,000, मेरा 1,70,000, मेरा 2,70,000 ही क्यों आ रहा है? मेरा क्यों नहीं 27 लाख आ रहा? या मेरा क्यों 20,000 आ रहा है? हम सोचते हैं आज का कल करेंगे, कल का परसों करेंगे। उसको बिजनेसमैन नहीं कहते, उसको शौक कहते हैं। तो अगर शौक से कर रहे हो तो शौक से ही कर लो, फिर तो उम्मीद ही नहीं करो, अगले साल का कोई टारगेट ही नहीं लो कि आपको लाख रुपया कमाना है या 10,000 या 20,000। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज की मीटिंग में अगर 1,000 लोग बैठे तो ये सब वो टाइटल पढ़ के ही आए होंगे या मेरी ऑडियो सुन के आए होंगे कि 1 लाख रुपया कमाना सिखाऊंगी। अगर शौक ही फरमाना है तो शौक फरमाओ, फिर अपने ऊपर कोई बर्डन ही नहीं लो। फिर आओ मीटिंग में, जब मन करता है आओ, ताली बजाओ, चले जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। वैसे भी कोई कुछ नहीं बोलता इस बिजनेस में, पर हम खुद को बहुत कुछ बोलते हैं इस बिजनेस में। पर जो कुछ हम अपने आप को बोलते हैं, चाहे शाबाशी देते हैं या खुद को धत्तेरे की करते हैं, उसके जिम्मेवार भी तो हम ही होते हैं। तो जो मेरी पहला हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है वो ये कि एक बड़े बिजनेसमैन की तरह सोचो। उसके बिना गंगा जमुना पार होनी नहीं है।
अगर किसी ने मजाक में आपसे कह दिया है कि बिना उसके हो जाएगी, तू तो बस ज्वाइन कर ले, ज्वाइन करने से ज्वाइन ही किया जाता है, बड़ा सोचने से लाखों कमाया जाता है। तो पहला लेसन मेरे पास जो आपके लिए वो ये कि भैया बड़े बिजनेसमैन की तरह सोचो और उसकी तरह कुछ भी कर गुजरने का इरादा रखो। फर्स्ट प्रायोरिटी पे, सेंटर में अपनी लाइफ के मोदी केयर को रखो, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो। कितना भी मूड खराब हो, घर में कितना भी झगड़ा हो गया हो, घर में तलवारें भी चल गई हो ना, जैसे मोदी केयर की मीटिंग का टाइम आए, खुद को काम और कंपोज किया, कपड़े पहने, बाहर निकल गए, जो होगा लौट करके देख लेंगे। अभी क्या, इस क्लेश को खत्म करने के लिए भी पैसा ही चाहिए, हर एक क्लेश को खत्म करने के लिए पैसा चाहिए। लोग पैसे को लेकर के घर में लड़ाई हो रही होती है और इस लड़ाई के कारण पैसा कमाने का जो मोदी केयर का जरिया है उस पर नहीं पहुंच पाते कि नहीं मैडम घर में ना कुछ थोड़ा सा टेंशन हो गया था। अरे जितने भी टेंशन है उसका 90% टेंशन तो पैसे के कारण ही है। पैसा कमाने लगोगे तो टेंशन खत्म हो जाएंगे। तो अगले साल के लिए अपने आप से एक वादा करो कि भैया बहाना तो नहीं बनाऊंगा मैं अपनी जिंदगी में, बहाना नहीं बनाऊंगा, और मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे मोदी केयर को रखूंगा। और मैं भी सीमेंट फैक्ट्री के मालिक जैसा, मैं भी राजकुमार ज्वेलर जैसा, मैं भी भार्गवाज म्यूजिक जैसा, मैं भी बड़े बिजनेसमैन की तरह सोचूंगा। मेरी सक्सेस का सीक्रेट ही है। मैं इन्हीं लोगों के साथ हर साल 1.5 महीने रहती थी और मैं देखा करती थी इन लोगों को कि अपने बिजनेस के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। वहां से कमिटमेंट आया, उसी ने मुझे जिताया, और इसीलिए मैं ये चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज, अब ठीक है भैया बड़ा सोच लिया, सेकेंड कि भैया अब मोदी केयर को लेकर के बड़ा सपना देखो। अब बात करो कि हाँ भैया मुझे कमाना है, मुझे 2 लाख रुपए महीना कमाना है, मुझे 3 लाख रुपए महीना कमाना है, मुझे हर साल विदेश यात्रा पे जाना है। जो भी आपका मन हो ना, उस सपने पे दृढ़ रहो। रातों रात नहीं पूरा होगा, पर पूरा जरूर होगा, हर हाल में पूरा होगा। तो उस पर दृढ़ रहना है, टिक करके रहना है कि भैया दुनिया भले 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, कहीं भी उस सपने पे पहुंचे नहीं हो, पर उस सपने को तोड़ नहीं देना। मेरा जो ये सपना है कि मुझे 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले चाहिए, इसमें मैं क्या 25% पहुंच गई हूँ, 30% पहुंच गई हूँ, 40% पहुंच गई हूँ, 50% पहुंच गई हूँ, कहाँ पहुंच गई हूँ? नहीं। पर मेरे सपने को कोई हिला नहीं पाया। मुझे पता है कायनात ऐसे ही काम करती है, मैं लगी हूँ लगी हूँ लगी हूँ। अभी 29 तारीख, मुझे क्या जरूरत है आज आप लोगों की मीटिंग में आने की? मैं सोच सकती थी अरे अब तो मंथ एंडिंग चल रही है, लोग क्लोजिंग कर रहे होंगे, और है ना वैसे भी न्यू ईयर पे तो सब लोग बाहर चले जाते हैं, कौन मीटिंग में आएगा, रहने दो। मैंने कहा अगर 50 लोग भी आएंगे ना मुझे मंजूर है। इस साल मैंने हर महीने मोदी केयर से कमाया है, तो मोदी केयर को इस साल जाते जाते भी कुछ देने की मेरा दायित्व है। आप सब लोगों ने, आप सबके सपनों ने मुझे ताकत दी है, तो आपके प्रति आपको कुछ देने का मेरा दायित्व है। तो बैठी हूँ आपके सामने, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। आराम से मैंने अब कल घूमने जा रही हूँ, कपड़ों की पैकिंग शैकिंग कर ली है, मैं भी आज चली जाती, बाल बाल धुलवाती, फेशियल वेशियल करवाती, मसाज करवाती, कुछ ही कराती। मुझे तो हरगिज आज यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, मेरे पास बहुत बहाने थे, पर मैं आपके सामने बैठी हूँ। कारण सिर्फ यही है कि इसी को बिजनेसमैन कहते हैं, इसी को ड्रीमर कहते हैं। मेरा सपना 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाएं, वो अपनी जगह अडिग है। तो मैं तकलीफ के बाद भी आप लोगों के सामने आना, या जरूरत नहीं होने के बाद भी आप लोगों की ट्रेनिंग करना पसंद करूंगी। अभी बहुत पूरा पूरा बिजी बिजी है। फरवरी का अगर मैं आपको मेरा शेड्यूल बताऊं, 1 और 2 तारीख को मैं बड़ौदा हूँ, 6 तारीख को मैं अलवर हूँ, 7 तारीख को मैं कोयम्बटूर हूँ, 8 तारीख को मैं कोयम्बटूर हूँ, 21 तारीख को मैं रुद्रपुर हूँ, 22 तारीख को मैं हल्द्वानी हूँ, और उससे पहले अंडमान जा रही हूँ इस बार मैं, जनवरी के एंड में। मतलब बस काम ही कर रहे हैं। और जो मुंबई की इवेंट है वो तो है ही, मुंबई तो मुंबई कर ही रहे हैं। तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? सपना है मेरा, और वो सपने से किसी का कोई लेना देना नहीं है। कोई उस सपने को समझे नहीं समझे, कोई उस सपने को मान दे नहीं मान दे, मैं उस सपने के कितना करीब पहुंची पिछले साल मुझे नहीं पता, मैं कहीं नहीं पहुंची हूँ शायद, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी 1-2 साल की नहीं है, ये बिजनेस भी 1-2 साल का नहीं है। ये पूरे 50-60 साल में मैंने क्या किया, जब मैं जिस दिन आखिरी सांस ले रही होंगी ना, उस दिन सोचूंगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उससे पहले मैं मेरे एक्शन को ही एनालाइज करती हूँ। रिजल्ट अपने आप ऊपर ऊपर वाला कोई मार्केटिंग प्लान लेके बैठा है, उस मार्केटिंग प्लान के आगे सारे के सारे प्लान फेल हैं। तो उस प्लान के साथ सिंसियरिटी रखो बस, कि वो देख रहा है,
वो देख रहा है कि मैंने 100 PV किया कि नहीं किया, वो देख रहा है कि मैंने, मेरे घर में एक एक प्रोडक्ट मोदी केयर का आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो देख रहा है कि मैं मोदी केयर के प्रति समर्पित हूँ या नहीं हूँ, वो देख रहा है कि मैं इवेंट्स को लेकर के सीरियस हूँ या नहीं हूँ, वो देख रहा है कि मैं डाउनलाइंस के साथ रिलेशन बिल्डिंग अच्छी कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। सब कुछ ऊपर वाला देख रहा है और वही इनाम दे रहा है, उसके इनाम के आगे बाकी सारे इनाम छोटे हैं। तो यही मैं आपसे चाहती हूँ, अपने सपने को, सिर्फ अपने सपने को इतना सीरियसली लो। क्योंकि देखो, एक बात बताती हूँ, डाउनलाइन अगर आपको आपके सपने को सीरियसली लेते नहीं देखेंगे, आपकी कंसिस्टेंसी नहीं देखेंगे, वो कभी भी आप पर और कभी भी मोदी केयर पर बिलीव नहीं करेंगे। जब वो आपको अपने सपने के प्रति समर्पित देखेंगे, जब वो आपके मोदी केयर ड्रीम के प्रति आपको सिंसियर देखेंगे, तो उन्हें समझ में आएगा कि अरे ये निशात, ये तो, इसके तो घर में भैया काफी चैलेंजेस चलते रहते हैं, और इसकी तो बीच में तबीयत भी खराब हुई थी, इसके घर में भी किसी की तबीयत खराब थी, फिर भी ना इसने कभी भी हार नहीं मानी, ये अपने सपने को लेकर के अड़े गए। तो फिर हम कौन होते हैं अपने सपने को तोड़ने वाले? समझ रहे हो? अनिल गावड़े जी को मैंने अभी वीडियो पर देखा, बीच में इनके चेहरे पे प्रॉब्लम हो गई थी, बीच में इनकी चाल में गड़बड़ हो गई थी, कुछ इनको, उनको इनको किसी बीमारी ने अटैक किया था। हम सब घबरा गए थे, लंगड़ा के चल रहे थे, मुश्किल से सीढ़ी उतर रहे थे, मुश्किल से इवेंट में हमें चलते फिरते नजर आ रहे थे, खड़े नहीं रह पाते थे, पर कोई इवेंट मिस नहीं करी। अब ऊपर वाले का जो मार्केटिंग प्लान है वो इनके लिए वर्क करेगा कि नहीं करेगा? हर हाल में वर्क करेगा। तो इनके डाउनलाइन सिंसियर सीरियस होंगे कि नहीं होंगे? हर हाल में सिंसियर सीरियस होंगे। तो आपके लिए अपने सपने के प्रति सीरियस होना लीड बाय एग्जांपल है अपनी टीम के लिए। तो बड़ा बोलो और उस पर टिके रहो। अपने मोदी के ड्रीम पर आप एक दिन बड़ा बोल रहे हो, अगले दिन नेगेटिव बोल रहे हो, एक दिन बड़ा बोल रहे हो, अगले दिन नेगेटिव बोल रहे हो, एक दिन बड़ा बोल रहे हो, एक दिन नेगेटिव बोल रहे हो। लोगों को लगने लगता है आप तो सेल्फिश हो, आपका अपना मूड अच्छा तो सब अच्छा, नहीं तो डाउनलाइन को डैमेज कर देते हो। तो कभी भी हमें एक दिन बड़ा एक दिन छोटा नहीं बोलना है, एक बार बड़ा बोलना है और उसी पे टिके रहना है। इस साल मैं चाहती हूँ आप ये करें। दूसरा काम, पहला काम बड़े बिजनेसमैन की तरह सोचो, दूसरा काम आप डेफिनेटली, है ना, एक अच्छे ड्रीमर की तरह, सिंसियर ड्रीमर की तरह इस ड्रीम को एक कॉन्शियस एक्शन समझ करके इसको बिल्ड करो और उस पर काम करो और उस पर टिके रहो। तीसरा काम, तीसरा काम यह है कि भैया जब हम बड़ा सोचते हैं, जब हम बड़ा सपना देखते हैं, उस पर बात करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं। कुछ डिस्ट्रैक्शन तो हमें समझ भी आते हैं, कुछ डिस्ट्रैक्शन हमें समझ में ही नहीं आते, पर वो हमारा कीमती वक्त हमसे चुराते हैं। तो इस साल आप लोग कॉन्शियसली अवेयर रहें कि भैया कोई ये डिस्ट्रैक्शन तो नहीं मेरे को आ रहा, मेरे को ये डिस्ट्रैक्शन खराब तो नहीं कर रहा। अभी आज मेरी एक डाउनलाइन से बात हुई, कहने लगी मैडम वो पुरानी कंपनी में, है ना, हमारे एक थे और उन्होंने काफी हमें, है ना, वो किया था, पर बस फिर लाखों करोड़ों रुपए हमारे लग गए। अब जो है ना, आज उनका कॉल आया था ऐसा। मैंने कहा उनका कॉल आया था, आपने फोन क्यों उठाया? कि नहीं मैडम सालों के रिलेशन है। मैंने कहा आपका सबसे बड़ा रिलेशन किसके साथ है? तो कहने लगी मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे बच्चे के साथ। मैंने कहा नहीं, सही बोलो, आपका सबसे बड़ा रिलेशन किसके साथ है? मेरे मम्मी के साथ, मेरे पापा के साथ। मैंने कहा नहीं, आपका सबसे बड़ा रिलेशन आपके खुद के साथ होना चाहिए, बाकी सारे रिलेशन उसके बाद आते हैं। और अगर किसी एक व्यक्ति का कॉल उठाने से, उनसे बात करने से, उनको मिलने के लिए आप हाँ भर रहे हो, वो कोई ना कोई वायरस आपको दे करके जाएंगे, जिन्होंने पहले आपसे लाखों करोड़ों रुपया कुछ भी कह करके लूट लिया या ले लिया, इन्वेस्ट करा दिया। आज वो फिर, आज भी वो पहले भी अपनी जरूरत से आए थे, आज भी वो अपनी जरूरत से आ रहे हैं, वो आपके कभी काम नहीं आएंगे। मत डिस्ट्रैक्ट होइए। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक दो तीन चार लिस्ट बनाइए कि कौन कौन सी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, कौन चीज है जो आपको थोड़ा सा अपने सपने से भटकाती है, कौन चीज है जो आपके थोड़ा सा अपना एक्शन पोस्टपोन कराती है। तो खुद आपकी लिस्ट बन जाएगी कि क्या क्या है आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। जैसे मैं वन बाय वन चलती हूँ। सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन जो मुझे हुआ था वो ये कि जैसे ही इस बिजनेस को ज्वाइन किया और इसके बारे में समझी, तो जो पहला डिस्ट्रैक्शन था वो ये था कि नहीं, लोग नहीं समझेंगे। मैं तो समझ गई, लोग नहीं समझेंगे। और इस चीज ने मेरे ना ना करते 15-20 दिन निकाल दिए होंगे कि नहीं नहीं नहीं, लोग नहीं समझेंगे, लोग नहीं समझेंगे। वो लिस्ट बनाई तो नहीं, वो पिंकी जी जी उनका तो ऐसा है, बेबी जी जी उनका तो ऐसा है, ये तो ये तो ये तो वो तो वो, ये नहीं वो नहीं ये नहीं। चलो, जो लिस्ट में थोड़ा लग रहा था कि अच्छा ये शायद समझेंगे, उनको जाके समझाया तो किस्मत के मारे उन्होंने भी हमारा मजाक बना दिया।
अपनी बेस्ट टीचर को बोला तो कहने लगी सुरेखा तुम तो बहुत समझदार हुआ करती थी। अपने जो सबसे जिनको मैं सबसे ज्यादा इज्जत देती हूँ वो बड़े पापा मुझे देख के कहने लगे कहाँ जा रही है धूप में, काली हो जाएगी, छोड़िए मोदी केयर मोदी केयर। वो ऐसे बोले थे मेरे को। तो ऐसा लगता है जो पहला डाउट आता है, जो पहला डिस्ट्रैक्शन होता है वो कि भैया लोग समझेंगे नहीं। मतलब कितना ही समझा लेंगे, बच्चा तो हम समझा नहीं पाते अपना, और लोगों को समझा लेंगे, कन्विंस वन्विंस करना हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। ये पहला डिस्ट्रैक्शन होता है। फिर इस डिस्ट्रैक्शन का कैसे सुधार कैसे किया, मैंने कहा ना मैं अपने आप को जल्दी हील कर लेती हूँ। इसका सुधार मैंने ऐसे किया कि तेरी तो समीर मोदी जी ने तो करोड़ों लगा दिए, और इनको तो ये तो बहुत बड़े आसामी हैं, इनको तो सक्सेस का स्वाद पता है, इनको तो सक्सेस के रास्ते पे चलना आता है, इनको तो 400 रुपये लगा करके 65,000 करोड़ करना आता है, और ये करोड़ों रुपया भी लगा रहे हैं, अपना नाम भी लगा रहे हैं। इनको भी तो पता है कि लोग नहीं समझेंगे। अगर सभी लोग नहीं समझने होते तो ये अपना करोड़ों रुपया क्यों लगाते। यानी कि ये सच है, लोग नहीं समझेंगे, सब लोग नहीं समझेंगे, पर जितने लोग मुझे चाहिए उतने समझ जाएंगे, जितने लोग समीर जी को चाहिए उतने समझ जाएंगे। ये कॉमन सेंस की बात मैंने अपने आप को समझाई, और फिर मैं तैयार हो गई। मैंने कहा लोग भले ही नहीं समझें, मैं समझ गई ना, तो मैं मेरे समझाने जितने 4-6 लोग ढूंढ लूंगी। 140 करोड़ है, सारे रिश्तेदारों ने मना भी कर दिया तो भी कोई बात नहीं, मैं सीख लूंगी कि कैसे अनजान लोगों से बात करें। मैं ना लेने को तैयार हूं, मैं बेइज्जती करने को होने को बेइज्जत होने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया है कि इज्जत का रास्ता बेइज्जती के रास्ते से ही होके निकलता है। और एक बात बताऊं आपको, बड़ी प्यारी बात मैंने धीमे धीमे सीखी, कि ये जो लोग हमारी बेइज्जती कर रहे होते हैं ना, अरे ये कोई नहीं चलेगा, तुमसे कुछ नहीं होगा, ऐसा है वैसा, ये जो हमारी बेइज्जती कर रहे होते हैं ना, बड़ी प्यारी बात बता रही हूँ आपको, मेरे एक्सपीरियंस से सीखी है मैंने, ये असल में हमारी इज्जत कर रहे होते हैं। अंदर से तो इनको बिल्कुल फुकरी होती है कि अरे यार इसने तो कर लिया, अब कहीं ये सक्सेसफुल हो गई हम ही रह जाएंगे। होता है ना, अपने दोस्त को फर्स्ट आते देख करके जलन तो होती है ना। तो जो है मना कर रहे होते हैं, पर अंदर से सच बात यह है कि वो हमारी इज्जत कर रहे होते हैं, क्योंकि वो खुद भी अपनी लाइफ में कोई डेयरिंग करना चाहते हैं, पर वो हिम्मत नहीं कर पा रहे, और हमने वो हिम्मत कर ली, तो अंदर ही अंदर तो वो हमारी इज्जत ही कर रहे होते हैं। ये बात अलग है जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, फिर उनके अंदर की फीलिंग निकल के आती है, हमें तो पहले ही पता था, हमें तो ये था वो था, हमने जो शुरू से तुम पे भरोसा किया था, बाद में बातें निकल के आती हैं। तो किसी की बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी बेइज्जती अपने को खुद नहीं करनी है बस। शीशे के सामने खड़े हो ना तो नजर आना चाहिए कि यार सुरेखा भार्गव, मतलब आज तूने ना, तू दादर से बैठी लोकल ट्रेन में, तू चर्च गेट पे उतरने वाली थी, चर्च गेट से 3 स्टेशन पहले तूने 50-60 काली पैंट सफेद शर्ट लाल टाई पहने हुए लोग देखे, तुझे लगा ये तो नेटवर्क मार्केटिंग की कोई मीटिंग लग रही है। तू अगले स्टेशन पे उतर गई, पैदल 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 रेल की पटरी के साथ साथ चल करके पीछे की मीटिंग में गई, पता चला वहां एमवे की मीटिंग चल रही है, तू जाकर के बैठी, इधर वाले से भी बात करी, इधर वाले से भी बात करी, तू 2 डाउनलाइन लेकर के आई। सुरेखा भार्गव, तू सचमुच इज्जत के काबिल है, और इज्जत तो छोड़, तू सचमुच सफलता के काबिल है। जब हम वैष्णो देवी जाते हैं, कष्ट उठाते हैं, तो हमारे को लगता है ना हम भगवान की मेहरबानियों के काबिल हैं, हम उसकी बंदगी के काबिल हैं, हम उसकी कहते हैं ना कि दुआओं के काबिल हैं। ऐसे ही जब हम मोदी के लिए एक्शन करते हैं ना, तो खुद की इज्जत बढ़ जाती है, आई एम द बेस्ट, वो करना है। तो पहला डिस्ट्रैक्शन को मैंने ऐसे काटा कि भैया सब करेंगे, सब करेंगे, सबका वक्त आएगा, मेरा वक्त आ गया है, तू आगे बढ़ बस। फिर मेरे को कभी ऐसा लगता भी था ना तो करके आगे निकल जाते कि गलत ख्याल आ रहा है, समझ रहे हो, ऐसे किया। दूसरा डिस्ट्रैक्शन, जैसे ही दूसरा डिस्ट्रैक्शन की बात करती हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि जी जब हम लोगों पे हम भरोसा करते हैं ना, लोग करेंगे करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी देर में गुब्बारा फूस, पता है किस बात पे होता है, यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे बस की नहीं है, लोग इतने सवाल पूछते हैं, माय गॉड जान खा जाते हैं, ऐसा है ऐसा है, कोई समझने को तैयार नहीं होता। मतलब हमें अपने पे डाउट होने लगता है कि यार मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो बिल्कुल जीरो पे बैठी हूँ। रोज ही मेरे को कोई ना कोई एहसास दिलाता है कि मैं जीरो पर बैठी हूँ। ये डिस्ट्रैक्शन आता है, सबके जीवन में आता है। इसका क्या उपाय है, रोज 1 घंटा कम से कम अपने आप को डेवलप करने पे लगाओ। जब आप अपने आप को डेवलप कर रहे होगे ना, तब आपका आत्मविश्वास बिल्कुल अलग ही लेवल का होगा। मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। मान लो मेरे को वेट लूज करना है, और
मैं महीने भर से कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही, वॉक पे भी नहीं जा रही, सर्दी हुई पड़ी है, आलस मचा रही हूँ, रजाई से निकलने का मन नहीं करता और बैठी हूँ बस मैं आलस में। रोज सोचती हूँ कल से करूंगी, फिर एक दिन उठ भी गई तो अरे कोई ट्रैक नहीं मिल रहा, कोई टी शर्ट नहीं मिल रही, क्या पहन के जाऊं, वो लाल वाली जैकेट का चली गई। ऐसे कुछ ना कुछ हो जाता है ना, जब हम अंदर से पूरी तरह से कमिटेड नहीं होते तो उस समय क्या कोई मेरे को विश्वास दिला पाएगा कि मैं जो है पतली हो जाऊंगी? खा रही हूँ, जम करके खा रही हूँ, आइसक्रीम भी खा रही हूँ, ये भी खा रही हूँ, केक भी खा रही हूँ, कोई भी मुझे मोटिवेट कर सकता है? आप मेरे सामने 25 टेस्टिमोनियल ले आओ, 25 टेस्टिमोनियल। मैंने 10 किलो कम किया, मैंने 20 किलो कम किया, मैंने 2 किलो कम किया, मैंने 5 किलो कम किया, पर मेरे को तो पता है कि भैया मैंने तो पिछले इतने समय से बहुत ही बेईमानी करी है, मैं पतली नहीं हो सकती। और चलो आज मेरे को थोड़ा भरोसा आया, मैंने मोदी केयर के 25 टेस्टिमोनियल देखे, सुबह उठी, 20 मिनट की वॉक करके आई, ध्यान से सुनना, 20 मिनट की वॉक करके आई और पूरे दिन संभाल के खाया, खाया सब कुछ, बट ऐसे चलो 2 गस्से का ये खा लिया, गाजर का हलवा बिना शक्कर वाला 2 गस्से का खा लिया, थोड़ा संभाल के खाया। अब शाम को क्या मैं मोटिवेटेड हूं या नहीं हूं? मैं मोटिवेटेड, हर हाल में मोटिवेटेड हूँ। बड़े से बड़ी सुरेखा भार्गव भी मुझे मोटिवेट नहीं कर सकती थी, बट जैसे ही मैंने थोड़ा सा संभला, यानी इसका मतलब क्या समझ में आता है? मोटिवेशन इज इक्वल टू डिसिप्लिन एंड प्रोसेस। क्या बोला मैंने? लिखो इसको, मोटिवेशन इज इक्वल टू प्रोसेस प्लस डिसिप्लिन। और कोई मोटिवेशन नहीं है, आप भले 1000 के 1000 लोग सुरेखा भार्गव की मीटिंग आखिर तक देखो, पर जैसे ही मीटिंग बंद होगी आप 15-20 मिनट बाद अपने ओरिजिनल सेल्फ पे आ जाओगे। हो सकता है कल तक, कुछ लोगों को कल तक असर हो जाए। सिर्फ असर लंबा मेरी मीटिंग का सिर्फ उसको चलेगा जो कल किसी प्रोसेस में ढला है। अभी मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे गोल सेट करना, कैसे एक्शन करना, और अगर आप में से कोई भी उस एक्शन पे लग गया कल, तो सुरेखा भार्गव का मोटिवेशन लंबा चलेगा। और अगर आप प्रोसेस में नहीं पड़े तो मोटिवेशन खत्म है, मोटिवेशन नहीं होता। तो मोटिवेशन इज इक्वल टू प्रोसेस प्लस डिसिप्लिन। क्या होता है ये समझो, इस बात को समझाने की कोशिश करती हूँ मैं। प्रोसेस यानी कि आपको सफल होने के लिए जो करना है, क्या करना है भैया? सपनों की लिस्ट बनानी है। क्या करना है भैया? लोगों की लिस्ट बनानी है, मेमोरी जॉगर बनाना है। क्या करना है भैया? इनविटेशन करना है। क्या करना है भैया? अपॉइंटमेंट लेना है। क्या करना है भैया? प्रेजेंटेशन करना है। उसके बाद क्या करना है? क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग के बाद क्या करना है? फॉलो अप करना है। फॉलो अप के बाद क्या करना है? हाँ लेनी है या ना लेनी है, साइन अप करना है। साइन अप के बाद क्या करना है? ढंग से साइन अप करना है। फिर क्या करना है? न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन करना है। फिर न्यू कंसल्ट ओरिएंटेशन के साथ क्या करना है? उसके साथ भी सपनों की लिस्ट बनवानी है, ड्रीम एक्सरसाइज करवानी है, उससे भी मेमोरी जॉगर बनवाना है, उससे भी है ना अपॉइंटमेंट करवाने हैं, होम मीटिंग करवानी है, प्रेजेंटेशन करवाना है, उसके लिए भी क्लोजिंग होगी, उसके लिए भी फॉलो अप होगा, उसका भी साइन अप होगा, उसका भी रजिस्ट्रेशन होगा ढंग से, और फिर उसके लिए भी न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन किया जाएगा। फिर जो ज्वाइन करेगा उसके लिए भी ड्रीम एक्सरसाइज की जाएगी, मेमोरी जॉगर बनेगा, इन्विटेशन होगा, प्रेजेंटेशन होगा, क्लोजिंग होगी, फॉलो अप होगा, उसके बीच में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगी। प्रोसेस तो सबके साथ वही सेम है, यस और नो? ये प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को किए बिना ₹1,00,000 नहीं आ सकता, और इसीलिए हम आपको कमांडो इन एक्शन, जो हम बार बार 11-11 दिन का कर रहे हैं, कि आपको प्रोसेस को करने के लिए जो स्किल चाहिए वो स्किल आपको मिल जाए और आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आ जाए। आती है, बहुतों को आती है, पर हमने उसको स्ट्रक्चर दे दिया जिसे ज्यादा लोग डुप्लीकेट कर सकें। अभी तक क्या है, टीम में कोई स्मार्ट है तो कर लेगा, स्मार्ट नहीं है तो नहीं कर पाएगा। कमांडो इन एक्शन के कारण क्या होता है, कोई स्मार्ट भी कर लेगा, कोई जो स्मार्ट नहीं है वो भी नहीं, वो भी कर लेगा। कितने लोगों को एबीसीडी आती है? कितने लोगों को आ ई ऊ आता है? 1 2 3 4 कितनों को आता है? आसान काम है ना? फिर भी इसके लिए टीचर रखा गया था, मार मार के टीचर्स को सिखानी पड़ी थी एबीसीडी, आ ई क ख ग घ ड़ त थ द द न, यस और नो? उसके लिए भी टीचर रखा था। और हम ये पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस चलाने वाले बिजनेस में जो टीचर कहे वो तो धत्तेरे की। मेरी मोटिवेशन वाली मीटिंग में 1000 लोग हो जाते हैं, मेरी स्किल वाली मीटिंग में 600-700 लोग होते हैं। क्यों भैया? क्या कारण है? कि मोटिवेशन सबको चाहिए, प्यारी प्यारी बातें जिसमें दिल बिल्कुल खुश हो जाए। एंटरटेनमेंट के लिए आयो क्या मोदी केयर में? अगर एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आयो तो कमांडो इन एक्शन की प्रैक्टिस करने में क्या जाता है आपका? क्या जाता है उसको डुप्लीकेट करने में? क्यों एग्रेसिवली अपनी टीम में उसको हम बिल्कुल उतार नहीं सकते पागलों की तरह?
बोलो, मेरे को जवाब दो, अपने आप को जवाब दो, मुझे भी नहीं जवाब चाहिए। मैं तो अपनी जिम्मेवारी निभा रही हूँ। उस आप में से कौन उसको डुप्लीकेट करता है, कौन डुप्लीकेट नहीं करता है, वो सोचे समझे बिना 11 दिन अपने डेडिकेट किए मैंने, पूरी टीम ने हमारी। आप उसका क्या कर रहे हो ये बताओ। तो वो प्रोसेस है। अब आप मोटिवेट तो कर दोगे डाउनलाइन को, पर वो किसी प्रोसेस में नहीं डलेगा तो चेक नहीं आएगा। और प्रोसेस में डल गया पर उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रखी, यानी उसमें डिसिप्लिन नहीं रखा, तो भी मोटिवेशन गायब हो जाएगा। और मोटिवेशन गायब तो चेक गायब। तो आपको अगर खाली आपका प्रोसेस और डिसिप्लिन ही मोटिवेट कर सकता है, तो 2026 में पहला प्रण अपने आप से ये लो कि 2026 जनवरी में जितना मैं मोटिवेटेड हूं, उससे 100 गुना ज्यादा मोटिवेटेड मैं 2000 दिसंबर 26 में रहूंगा। ये अपने आप से प्रण लो। अब आसमान से तो इंद्र देव तो उतरेंगे नहीं आपको मोटिवेट करने के लिए, पर जितना ज्यादा आप प्रोसेस और डिसिप्लिन रखोगे उतने ही ज्यादा मोटिवेटेड रहोगे। मेरे को कोई क्यों डिमोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रोसेस का और डिसिप्लिन का हाथ पकड़ रखा है। नहीं तो मैंने 5-5 लाख कमाने वाले, 2-2 लाख कमाने वाले लोगों को डिमोटिवेट होते देखा है। मैडम काफी सालों से ना हम 5 लाख रुपए पे ही हैं, हमें तो 50 लाख पे हो जाना चाहिए था अभी तक, 3 साल से कुछ इसी चक्कर में कर नहीं रहे थे मैडम। 3 साल से कर नहीं रहे थे तो आपने खुद ने कह दिया कि आप डिमोटिवेटेड हो। 3 साल से प्रोसेस और डिसिप्लिन आपने रखा नहीं, डिमोटिवेटेड होने के लिए काफी है। फिर तो जो बंदा डिमोटिवेटेड है वो यानी नंगे पैर हो गया। जो नंगे पैर है उसको तो हर कंकड़ चुभेगा। मोदी केयर का जूता अगर आपने मोटिवेशन का उतार दिया तो आपको तो हर कंकड़ चुभेगा। तो हमें क्या करना है, हमें मोटिवेशन का, सेल्फ मोटिवेशन का जूता पहनना है, तो उसके लिए प्रोसेस और डिसिप्लिन में रहना है। अगर इसमें डाउनलाइन से बोल रहे हैं मैं प्रोसेस में हूं, मैं डिसिप्लिन में हूं, अपलाइन से बोल रहे हैं मैं प्रोसेस में हूं, मैं डिसिप्लिन में हूं, और अंदर ही अंदर खुद को धोखा दे रहे हैं, यानी कि आपने अपने जूते में कंकड़ डाल लिया है, वो भी चुभेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है। ये किसी को धोखा देने वाली चीज नहीं है, किसी और के लिए करना ही नहीं है, खुद के लिए करना है। तब तो डिस्ट्रैक्शन अगर खत्म करना है तो आप सब जने लिख लो इस पॉइंट को, मोटिवेशन इज इक्वल टू प्रोसेस प्लस डिसिप्लिन। अनुशासित रहना है। और क्या चीज डिस्ट्रैक्ट करती है, मैडम हमारी डिलीवरी टाइम से नहीं आई, हमारा ये नहीं हुआ, वो कंपनी की ना, मैंने उनको कॉल किया था, उन्होंने मेरे से इतना रूडली बात करी, वो मैं ऑफिस गई थी, मैंने ये बोला उन्होंने ये बोला, मेरी तो बेइज्जती कर दी। किसी न किसी XYZ रीजन से हम कंपनी के किसी न किसी हरकत को लेकर के परेशान हो जाते हैं, या किसी चीज की प्राइस बढ़ा दी, या कोई चीज अच्छी चलती थी और वो उसकी है ना वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, या कंपनी ने प्लान चेंज कर दिया। अरे अभी मेरी एक डाउनलाइन का कॉल आया, मैडम मेरे पास ना 70 काजल का ऑर्डर था, और कंपनी ने ना काजल जो है वो बंद कर दिए पुराने वाले, इसलिए मेरा बिजनेस डब बैठ गया। मैं तब किसी जगह पे मीटिंग में थी, मैंने कहा मैं आपको शाम को कॉल करूंगी। मैंने बाय चांस कंपनी को कॉल करके पूछा, मैंने कहा भैया जरा बताना इनके पूरे नेटवर्क में कितने काजल का ऑर्डर अभी तक हुआ है। तो पता चला जी 7-8 काजल का ही ऑर्डर था अभी तक। टीम में किसी ने काजल को प्रमोट ही नहीं किया था। वो इन्होंने बस पहली बार किसी से इनको ऑर्डर मिल रहा था, तब इन्होंने जाकर देखा था आउट ऑफ स्टॉक मिल रहा है, और ऐसी बात नहीं है, 50-60 हजार रुपए का चेक भी कमा रहे हैं। तो मैंने उनको शाम को कॉल किया, मैंने कहा आप क्या कह रहे थे, कि मैडम ये मेरा बिजनेस बिल्कुल ठप हो जा रहा है क्योंकि काजल कंपनी ने बंद कर दिया। ये कंपनी प्रोडक्ट बंद क्यों कर देती है। मैंने भी अपने आप से पूछा था ये बात। मैंने पता अपने आप को क्या जवाब दिया था, कि अरे साला वेंडर मर गया। मर गया वेंडर। अगर आज मैंने काजल की फैक्ट्री लगाई होती और मेरा वेंडर बेईमान निकल जाता, मेरे वेंडर को कुछ हो जाता, मेरा वेंडर है ना किसी भी कारण से बिजनेस बंद कर देता, तो क्या मैं आत्महत्या कर लेती। मैंने एक ऐप बनाई थी सक्सेस गुरुकुल करके। पहले ही दिन जब ऐप लॉन्च करी, 4,000 लोग डाउनलोड किए थे उस ऐप को। और वो ऐप का जो मालिक था, जो जो प्लेटफॉर्म था जो हमने यूज किया था, वो HCL के CEO का बेटा था, और उसको कोई बीमारी हो गई, उसने वो कंपनी जो है बंद कर दी, तो मेरी ऐप बंद हो गई। अब किसको रोऊं मैं, किसको रोऊं। ये किसान लोग फसल उगाते हैं, अचानक से बारिश हो जाती है, ये किसको रोएं। हम जो है गोद ले लिया जैसे हमें कंपनी ने। अगर एक प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल है, या एक प्रोडक्ट बंद हो गया है, या कुछ भी हो गया है, तो दिस इज पार्ट ऑफ बिजनेस। आपने खुद ने भी अगर फैक्ट्री लगाई होती तब भी कुछ ना कुछ हो रहा होता।
अभी मैं किसी से मिली एक एग्जीबिशन में, कॉस्मेटिक वालों से, मोदी केयर को सप्लाई करते हैं वो। मैंने उनसे पूछा कि पहले एक प्राइमर आता था, उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसका मुकाबला आज तक हमारा भी कोई प्राइमर नहीं कर पाया। कहने लगे मैडम जो 2500 रुपए का सिलिकॉन आता था, अब वो 25,000 रुपए का हो गया है। तो अगर हम अब आपको वो दें प्राइमर तो बहुत महंगा हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ कारण XYZ रीजन होता है जिसके कारण कंपनी नई प्रोडक्ट अगर कंटिन्यू कर पाई, या कुछ भी कारण हुआ, तो क्या हम आत्महत्या कर लेंगे क्या, या बच्चों का गला घोट देंगे, या अपने सपनों का गला घोट देंगे? जब नहीं घोटेंगे तो इन बातों से परेशान क्यों होना? कंट्रोल द कंट्रोलेबल। टेबल के उस तरफ का काम कंपनी कर रही है, उनको करने दो, टेबल के इस तरफ का काम हम करते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ खाली एक रेंज पर काम नहीं करो, खाली कलर कॉस्मेटिक पे काम नहीं करना है, खाली वेलनेस पे काम नहीं करना है। 2 4 5 कैटेगरी लेकर के चलो, कभी कोई कैटेगरी उठती है, कभी कोई कैटेगरी उठती है, आपका बिजनेस लगातार उठा रहता है। समझ रहे हो? तो और कंपनी के किसी ऑफिसर ने गलत बात कर दी आपसे, मालिक आप हो। ऐसा कौन सा मालिक होता है जो नौकर की बदतमीजी कर देने पर अपना बिजनेस बंद कर देता है? नौकर आज नहीं तो कल निकाल ही दिया जाएगा। अगर वो ठीक नहीं है तो कभी ना कभी वो निकल ही जाएगा। मोदी केयर में जब से मैं आई हूं, सिवाय समीर मोदी जी के, और कोई भी मैंने फर्स्ट डे से परमानेंट नहीं देखा। मैं परमानेंट हूं। इसका क्या मतलब हुआ? कोई परमानेंट नहीं है, हम मालिक हैं, हम परमानेंट हैं। तो मालिक की तरह सोचो ना। मैडम मेरा अपलाइन छोड़ के चला गया। अरे भैया, बहुत सारी कंपनी के बहुत सारे लोगों ने पिछले महीने मोदी केयर को ज्वाइन किया है, और बहुत सारे हमारे भी लोग इधर उधर, दूसरों को पराई थाली में घी ज्यादा नजर आता ही है लोगों को। लोगों को दूसरे के खेत में ग्रास जो है वो ग्रीन नजर आती है। और जो ना समझ होते हैं वो ये सोचते हैं कि मोदी केयर वो कर नहीं पा रहे और दूसरी जगह जाकर के कर लेंगे। बस इसी धोखे में चले जाते हैं। फिर अब चले गए, जब एक बार अनाउंस कर दिया जी हम मोदी केयर छोड़ रहे हैं, तो पता है कैसी कैसी बातें करते हैं। हम अपग्रेड कर रहे हैं। एम्बेसडर कार भी तो पहले बेस्ट मानी जाती थी, अब मर्सिडीज बेस्ट मानी जाती है, हम अपग्रेड कर रहे हैं। अरे भैया, भगवान बचाए तुमको। तुम्हें पता तो होना चाहिए कि जिसके चारों टायर फटे हुए हों उसको अपग्रेड नहीं कहते। मोदी केयर से अपग्रेड करने के लायक अभी कोई कंपनी ही नहीं है इंडिया में कि आप मोदी केयर छोड़ करके कहीं और अपग्रेड कर सको। तो कोई बात नहीं, वो चले गए, आपका क्या हुआ? आपको परेशानी कब होनी चाहिए? जब आपको मीटिंग करनी नहीं आती। आपको परेशानी ये नहीं है कि आपके अपलाइन चले गए, आपकी परेशानी है कि अब आपके लिए मीटिंग कौन करेगा। तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? आपके कंट्रोल में उस बंदे का जाना नहीं है। आपका कंट्रोल 1 महीने के अंदर अंदर मीटिंग करना सीख लेने में है। समझ रहे हो? उसी की बातें करते रहेंगे, मैडम वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। मैं कहती हूँ मारो गोली, जो चला गया चला गया, मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। क्या नहीं आता वो मुझे बताओ, मैं सिखा दूंगी। समझ रहे हो? डाउनलाइन चला गया, क्या कर सकते हो भैया? ये हमारे बिजनेस का पार्ट एंड पार्सल है। हम लोगों के मोदी के ड्रीम से कनेक्ट होते हैं। वो मोदी के ड्रीम उन्होंने छोड़ दिया तो हमने भी छोड़ दिया। हमारी डोर ही वो है, मोदी के सपना हमारी बीच की डोर है। वो डोर को तोड़ के चले गए तो हम किस बात को लेकर के रोएं फिर? चले गए चले गए, लौट के आएंगे, पलट के आएंगे। अब वो कुएं में गिर गए तो आप भी थोड़ी साथ में कुएं में गिर जाओगे जाकर के, या जाओगे भी नहीं, मोदी केयर करते भी रहोगे और बातें उन्हीं की सोचते रहोगे। आगे बढ़ो। जितनी जल्दी बिजनेसमैन क्राइसिस को पीछे छोड़ के आगे बढ़ता है उतना ही बड़ा बिजनेसमैन वो बनता है। समझ रहे हो? तो क्राइसिस होते हैं, मैं नहीं कह रही क्राइसिस नहीं होते, पर क्राइसिस को जितनी जल्दी पीछे छोड़ोगे वही समझदारी है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरीके का हो, एक ही बात पूछती है अपने आप से, क्या जो मैं अभी सोच रहा हूं ये मेरे बिजनेस को बिल्ड करने में सपोर्ट कर रहा है? नहीं, तुरंत उस ख्याल को छोड़ो। ये सपोर्ट कर रहा है तो उसी ख्याल को पकड़े रहो, ये सपोर्ट नहीं कर रहा तो उस ख्याल को छोड़ो, ये सपोर्ट कर रहा है तो उस ख्याल को पकड़े रहो। सिंपल, यही तरीका है। आर यू विथ मी? मेरे साथ तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और फिर क्या करना है? नंबर गेम खेलना है। आइए एक नंबर गेम खेलते हैं। एक पीपीटी छोटी सी शेयर कर रही हूं जो आपको पूरे 2026 में मदद करेगी आगे बढ़ने में। हाँ जी, चलो नंबर गेम खेलते हैं। लेट्स प्ले नंबर गेम 2026। नंबर पकड़ के रखो। देखो, मेरी सक्सेस के सीक्रेट में एक सीक्रेट ये भी है कि मैंने पीएचडी कर रखी है अकाउंटिंग में, और नंबरों को बहुत अच्छे से जो है खेलना आता है। शब्दों से तो खेलना मैंने मोदी केयर में आके सीखा, और नंबर से खेलना मुझे पहले से आता था।
तो वही नंबर गेम में आपको सिखा रही हूँ कि भैया नंबरों में बात करो। कायनात भी नंबर समझती है। हमें सुरेखा मैम जितना सक्सेसफुल होना है, नहीं, ये नहीं, मुझे इतने लाख रुपया महीना कमाना है। नंबर में बात करो, कायनात से भी नंबर में बात करो। और क्या क्या करना है, खुद देखो कि आप सीरियस ड्रीमर हो या नहीं। और आपकी टाइम, आपकी टीम में अभी दिसंबर में, आप अभी कल क्लोजिंग करोगे, कल क्लोजिंग करने के बाद 1 तारीख को ये होमवर्क करना है आप सबको। एक रजिस्टर लीजिए, रजिस्टर में कॉलम बनाइए, और कॉलम में पूरे 12 महीने, मतलब बड़ा पहला जो कॉलम होगा, पहला कॉलम बड़ा बनाना है जिसमें नाम लिखना है डाउनलाइन का। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे 12 महीने का है ना लाइनें खींच देना। फिर नाम लिखा, मान लो नाम लिखा अनिल गावड़े जी, या कोई भी नाम ले लो कि नाम लिखा। उसके आगे अभी उस व्यक्ति की टीम में कितने ड्रीमर हैं। जनवरी में मान लो उनकी टीम में, मान लो अनिल गावड़े जी की टीम में, जस्ट फॉर एग्जांपल 50 ड्रीमर है, सीरियस ड्रीमर, जिन्होंने अपना विजन बोर्ड बनाया है, जो अपने ड्रीम पे बात करते हैं, जो अपने ड्रीम को पे अफर्मेशन करते हैं, जो ड्रीम को लेके बहुत सीरियस हैं। 50 हैं, 50 लिख दिए, जनवरी में 50 है। अब जो है दिसंबर में लिखा, दिसंबर 2026 में कितने चाहिए, मान लो 300 चाहिए, तो 300 लिख दिया। अब उस 300 पे फोकस करना है। देखो जी, अगर 300 ड्रीमर आपकी टीम में होंगे ना, 300 ड्रीमर, सीरियस ड्रीमर, मैं बहुत बड़ी बात करने जा रही हूं, अगर 300 सीरियस ड्रीमर आपकी टीम में होंगे तो आपका कम से कम 10 लाख रुपए का चेक आ रहा होगा। और ड्रीमर बनाने के लिए क्या करना है, लोगों के साथ ड्रीम एक्सरसाइज करनी है, खुद के ड्रीम को बहुत सीरियसली लेना है, ड्रीम पे बात करनी है, हर बार मजबूती के साथ बात करनी है, और टीम के साथ ड्रीम एक्सरसाइज करनी है। 300 ड्रीमर। अभी आप ध्यान से अपनी अपनी टीम सोचो। फॉर एग्जांपल निशात, अगर अभी आप अपनी टीम सोचोगे तो कितने हैं ना आपको ड्रीमर मिलेंगे कि हाँ, मेरी टीम में इतने लोगों ने विजन बोर्ड बनाया है, अफर्मेशन करते हैं, जो हर हाल में जीने और मरने को तैयार है ड्रीम के लिए। कितने लोग होंगे आपकी टीम में निशात? कम से कम 15 मैम। 15 होंगे ना? जी। तो 15 है तो एक सर्टेन चेक आ रहा है। यस मैम। अब उस चेक को आपको 10 गुना करना है, जी मैम। तो 15 को 150 कर दो। जी मैम। ड्रीमर 10 टाइम्स कर दिए तो चेक भी 10 टाइम्स हो जाएगा। पर वो होगा तब ना जब आप उस पर फोकस करोगे। अभी हम खड़े होकर मीटिंग में बोल देते हैं, जूम पे मीटिंग में बोल देते हैं विजन बोर्ड बनाओ, विजन बोर्ड बनाओ, टीम ने बनाया नहीं बनाया हम देखने का हमें परवाह नहीं है। तो नंबरों पे कंट्रोल हो सकता है, बिना नंबर के हम किस चीज पे कंट्रोल लेंगे? बस हम मीठी मीठी बातें करते हैं, मोटिवेशनल बातें करते हैं, तो डाउनलाइन धीमे धीमे कहने लगते हैं अरे इनका तो काम ही है ये तो अपनी मीठी मीठी बातें करके चले जाएंगे, फील्ड पे तो हमें जाना है। पर आप इस बात को सीरियसली लो कि इस महीने दिसंबर एंड में आपकी टीम में कितने ड्रीमर हैं, और 2026 एंड में कितने ड्रीमर होंगे। अगर वो 10 गुना हो गए, आपका चेक 10 गुना हो जाएगा। सिंपल। इसी तरीके से न्यू ज्वाइनिंग आपकी टीम में अभी कितने हो रहे हैं, पिछले अक्टूबर में कितने हुए थे, नवंबर में कितने हुए, दिसंबर में कितने हुए। मान लो आप देखते हो कि जी 20 न्यू ज्वाइनिंग हो रहे हैं हर महीने। अगर 20 न्यू ज्वाइनिंग हो रहे हैं और आपको 10 गुना चेक चाहिए, तो भैया 200 न्यू ज्वाइनिंग ले आओ हर महीने। इन नंबरों को मल्टीप्लाई करोगे, आपका चेक मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। हम ज्वाइनिंग पे फोकस ही नहीं करते, हम परिवर्तन कर लेते हैं। परिवर्तन मीटिंग कर ली टीचर की तरह, एक मैसेंजर की तरह हम परिवर्तन मीटिंग करिए, और हाथ छोड़ के छाड़ के खड़े हो गए, टीम में मैसेज आ गया व्हाट्सएप ग्रुप में, वेरी गुड मीटिंग, वेरी गुड मीटिंग, बहुत बढ़िया। उसे न्यू ज्वाइनिंग कितनी हुई टीम में वो हमें पता नहीं है। अभी आप पूछ के देखो अपनी टीम में आप लोग कि किसको पता है कि उनकी टीम में कितनी न्यू ज्वाइनिंग हुए, जबकि अब तो वेबसाइट पे पता चल जाता है देखने से कि कितनी न्यू ज्वाइनिंग आए। तो अब एक टारगेट लेकर के चलो। मेरे एक डाउनलाइन है अभी, है ना, 120-130 दिन हुए हैं, और लाख रुपए से ज्यादा का चेक आने लगा है, और वो कहते हैं कि मैडम मार्च तक 2000 न्यू ज्वाइनिंग कर दूंगा। तो मार्च तक 100 डायरेक्टर का टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि मार्च तक मेरे 100 डायरेक्टर बन जाएंगे। अभी 150 दिन हुए न्यू ज्वाइन हुए हुए उनको, और मार्च तक 2000 न्यू ज्वाइनिंग कर दूंगा, और है ना 100 डायरेक्टर कर दूंगा मैं। नंबरों पे बात करता है, जब भी मेरे से बात होगी वो नंबर के सिवा कोई बात ही नहीं करता है। इट्स सो मोटिवेशनल। पूरी टीम के साथ जब नंबर 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 पे ही बात करोगे तो टीम भी नंबर पे ही बात करने लगेगी। कितने लोग जूम पर मीटिंग अटेंड करते हैं? आपको मैं क्यों कहती हूँ कि भले लीव बहुत अच्छा चल रहा हो, भले आपकी डाउनलाइन की अपलाइन की मीटिंग बहुत अच्छी चल रही हो, आप एक मीटिंग हफ्ते में अपनी पर्सनल जरूर करो,
तो आपको पता चलेगा कि आपकी मीटिंग में जूम पर कितने लोग आते हैं। अगर आपकी मीटिंग में ही 10 लोग आते हैं तो आपको क्या लगता है लीप की मीटिंग में 20 लोग जाते होंगे? नहीं। जब उस व्यक्ति को पता है उसको कैमरा ओपन करने का मौका मिलेगा, उससे बात की जाएगी, वो तब नहीं आ रहा तो लीप की मीटिंग में क्यों आएगा? वो हरगिज नहीं आएगा। आपको कह भी रहा है कि मैं जा रहा हूं तो भी नहीं जा रहा होगा। तो आपको देखना है कि कितने लोग जूम मीटिंग अटेंड करते हैं। अगर मान लीजिए अभी 30 हैं तो साल के आखिर तक टारगेट रखो कि मुझे 300 लोग लेकर के जाने हैं। अगर अभी आपके 70-80 लोग होते हैं तो टारगेट रखो कि मुझे 1000 लोग मीटिंग में भर देने हैं। 1000 लोग। अब ये जिस लीडर की मैं बात कर रही हूँ, भास्करन जी, इनकी रोज सुबह 5:30 बजे मीटिंग होती है और उस मीटिंग में रोज 100-125 लोग होते हैं और कह रहे हैं मैडम मार्च तक ये 1000 हो जाएंगे। तो वो हर चीज कोऑर्डिनेटेड है, हर चीज कनेक्टेड है। ऑफलाइन मीटिंग में आपके कितने लोग जा रहे हैं? 3। 3 लोग जा रहे होंगे और दिसंबर तक भी 3 ही जाते रहेंगे, आपका ₹1,00,000 का चेक नहीं आएगा। अगर 3 आ रहे हैं, आपको 300 चाहिए, अगर है ना, मान लो 1,00,000 का चेक चाहिए, 100 लोग आपके रेगुलर मीटिंग में आ रहे होंगे तो 1,00,000 का चेक आएगा। तो आपको 100 लोग करने हैं, तो 100 लोग करने हैं दिसंबर में, का मतलब नवंबर में 90 करने हैं, मतलब अक्टूबर में 80 करने हैं, मतलब सितंबर में 70 करने हैं, मतलब अगस्त में 60 करने हैं, मतलब जुलाई में 50 करने हैं, मतलब जून में 40 करने हैं, मतलब मई में 30 करने हैं। मतलब समझ रहे हो? ऐसे कर करके 3 लोग ही आ रहे हैं, अगले महीने भी 3 में खुश, उसके अगले महीने भी 3 में खुश, उसके अगले महीने भी 3 में खुश, तो दिसंबर में 100 कैसे होंगे? जादू से? क्या आप सक्सेस के लिए किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हो? क्या बोला मैंने? सक्सेस इज इक्वल टू प्रोसेस एंड डिसिप्लिन। कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। पर क्या हमारा फोकस है इस पे, या हम वो 3 लोग आने से ही खुश हैं, या मैडम कह कह के थक गए कोई आता ही नहीं है, कह कह के थक गए कोई आता ही नहीं है? क्यों नहीं आता कोई? आप क्या उस मीटिंग में वैल्यू ऐड कर पा रहे हो? कोई आ रहा है तो क्या कुछ लेकर के जा रहा है? क्या उसे बोलने का मौका देते हो? क्या उसकी ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो? क्या वो डेवलप हो रहा है उस मीटिंग में आने से? रोज रोज मोटिवेशन किसी को नहीं चाहिए। क्या आपकी मीटिंग में स्किल ट्रेनिंग हो रही है? क्या आपकी मीटिंग में प्रैक्टिसेस हो रही हैं? क्या आप ऐसा डुप्लीकेटेबल स्क्रिप्ट काम में ले रहे हो जो लोग डुप्लीकेट कर पाए? क्या आप लोगों में ट्रस्ट रख रहे हो, या सब कुछ खुद ही करने का सोचते हो? कि एक एक घंटे की मीटिंग में कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं आपके परिवर्तन में? क्या हर बार आप ही एमसी बनते हो? कितने लोग एमसी के लिए आपकी टीम में डेवलप हो रहे हैं? तो अगर आप जूम मीटिंग को खुद ऑन करोगे तो मुश्किल होगा, पर अगर टीम को ऑन करने दोगे तो टीम ऑन करेगी, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। समझ रहे हो? तो आपको देखना है कि कितने लोग जूम मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं और आपका दिसंबर 2026 का टारगेट क्या है, फिर पूरे साल इस पर काम करना है। ऐसे कितनी होम मीटिंग आपकी टीम में हो रही है? अगर 1 होती है तो 2 करो, 2 होती है तो 4 करो, 4 होती है तो 10 करो, 10 होती है तो 25 करो, 25 होती है तो 50 करो, 50 होती है तो 100 करो। समझ रहे हो? तो इस पर फोकस करो कि कितनी होम मीटिंग आपकी टीम में हो रही है। लोगों को बोलो कि होम मीटिंग करने के बाद फोटोग्राफ डालें। मैं आपको बताती हूँ, मैं डाइट पे रहती हूँ, काफी सालों से रहती हूँ। मेरे को जो सबसे इफेक्टिव डाइटिशियन मिली थी ना, वो पता है कौन थी? जो मेरे को रोज जो भी मैं खा रही हूँ मुझे उसको फोटो भेजनी होती थी, जो भी मैं खा रही हूँ। अब ऐसे जो भी खा रही हो अगर फोटो भेजने ही लगो, संभल के खा लो तो पतले हो ही नहीं जाओ। समझ रहे हो? वो इतना प्रेशर उस लेडी ने दिया था ना, और उसको हर हफ्ते में जाकर के वहां पे वेट लेना होता था, उसका भी टेंशन रहता था, फिर डांटती थी, कहती थी मैं छोड़ दूंगी, मैं नहीं करूंगी अगर आप सीरियस नहीं हो तो आप फोटोग्राफ डलवाओगे तो टीम में धीमे 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 मोमेंटम बनता जाएगा। हम तो मेरे तो टीम 25 पे हम ये सब प्रैक्टिस करवा नहीं सकते, क्योंकि इतनी बड़ी टीम है कि फिर वो रोज रोज इतनी फोटोग्राफ्स हो जाएंगी कि लोग परेशान हो जाते हैं उनको डाउनलोड करने से या उनको खाली मोबाइल पे आने से। तो मैं टीम 25 में मेरे नहीं डलवा सकती, पर आपके तो छोटे ग्रुप से आप लोगों को तो ये सब करना है। कितनी होम मीटिंग्स टीम में होती है उस पर फोकस करना। कितनी इवेंट्स हो रही है आपकी टीम में? आप सोचो कि बस एक इवेंट 30 लोगों की करके आपका ₹1,00,000 का चेक आ जाएगा, तो ये धोखा है खुद को। नहीं आएगा। आपके 100 लोग, एक बंबई में मान लो 40 आ रहे हैं, पूना में मान लो 20 आ रहे हैं, नासिक में मान लो 10 आ रहे हैं, और जलगांव में मान लो आपके 10 आ जा रहे हैं। ऐसे कर करा के अगर आपके 100 लोग हर महीने मीटिंग में आ रहे हैं तो आपका ₹1,00,000 का चेक आने लगेगा।
पर कितनी इवेंट हो रही है आपकी टीम में? महीने में एक, महीने में दो, या 4 महीने में एक, या हो ही नहीं रही है? भगवान भरोसे बिजनेस जा रहा है, हमने कोई एंकरिंग ही नहीं करी है, हमने खूंटा ही नहीं गाड़ा है। हमारे गाय रोज लाते हैं, घर पे खड़ी करते हैं, सुबह तक फिर भाग जाती है, फिर जाकर के पकड़ के गाय को लेकर के आते हैं, सुबह तक फिर भाग जाती है, क्योंकि हमने कोई खूंटा ही नहीं गाड़ा है। हम हफ्ते हफ्ते ऑफिस की हमने कोई कोई रूल ही नहीं रखा है। अगर आप कोई एंकरिंग रखोगे, कोई अड्डा रखोगे जहां हर हफ्ते मीटिंग होगी, तो वो खूंटा होगा, वो एंकर होगा आपके जहाज के लिए। नहीं तो बड़े से बड़े जहाज को भी अगर समुद्र किनारे खड़ा कर दो बिना एंकर के, तो वो फिसल जाते हैं, दिन रात भर में तो आधे समुद्र पार कर जाएगा। आपको समझना है, मेहनत तो कर ही रहे हो, इन चीजों के साथ करो ना, वीकली मीटिंग के साथ करो, देखो वहीं से लीडरशिप डेवलप होगी। नहीं तो मैडम मैं इस टीम को संभालता हूं तो ये टीम चली जाती है, इस टीम को संभालता हूं तो ये टीम चली जाती है। नेचुरल ऐसा ही होगा, खूंटा गाड़ो। कितने लोग 100 पीवी कर रहे हैं? 100 पीवी पे अभी तो 15% का एक्स्ट्रा पीवी भी आया है। इस महीने तो जोर लगा दो, सबकी क्लोजिंग अच्छी करवा दो और जीत जाओ। ये साल अगले साल के भरोसे नहीं छोड़ देना कि अब जो करेंगे अगले साल ही करेंगे। ये जो आखिर के 2 दिन क्लोजिंग के बचे हैं, अपनी टीम में, पूरी की पूरी टीम में ज्यादा से ज्यादा लेवल अचीव कराने की कोशिश करो। लोगों को चस्का तो लगवाओ नई लेवल का 100 पीवी को यूज करके। तो 100 पीवी क्लब के मेंबर कितने हैं टीम में? अभी 4 लोग करते हैं, तो साल के आखिर तक कितने चाहते हो? 40। अगर आप मान करके चलो, किसी टीम में 500 लोग अगर 100 पीवी करते हो ना, तो 10 लाख का चेक तो आता होगा, आई बिलीव। 5 लाख तो कहीं नहीं गया। तो धीमे 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 नंबर बढ़ेगा, उसी हिसाब से आपका चेक बढ़ता जाएगा। उस पर फोकस तो करो। कितने लोग प्रोफेशनल कॉलर हैं कि रोज 2 कॉल करते हैं प्रोस्पेक्ट को? 2 कॉल करने वाले कितने लोग हैं आपकी टीम में? रोज करने वाले? मैडम हफ्ते में 1 दिन करते हैं, फिर 2 कॉल पे रिजल्ट नहीं मिलता तो बैठ जाते हैं। उनकी गलती नहीं है, आपको उनकी एक्सपेक्टेशन राइट सेट करनी है। 2 कॉल करने वाले लोग आपकी टीम में कितने हैं? इसको बढ़ाते जाओ दिसंबर तक, देखो मैजिक। कितनी लॉयल्टीज होती हैं, कितने लोग लॉयल्टी करते हैं, अभी देखो कितनी होती हैं। 2026 तक कितनी चाहिए वो लिखो और उस पर सारे साल काम करो। कितने लोग पावर ऑफ 4 करते हैं, अभी कितने करते हैं, दिसंबर तक अगले कितने चाहिए, और उस सारे साल उस पर काम करो। ये काम जो मैं बता रही हूँ करोगे ना, तो चेक गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैंक में इतना पैसा आने लगेगा कि खर्च नहीं होगा। कितने लोग 5,000 रुपया प्लस कमाते हैं? अभी ये बहुत जरूरी है। मेरा भी एक डाउनलाइन का कॉल आया कि मैडम मैं तो ना परेशान हो गया, मैं ना छोड़ के जा रहा हूँ। और मैं तो अपने डाउनलाइन के कारण छोड़ के जा रहा हूँ, मेरा तो चेक आ रहा था, मेरे डाउनलाइन का नहीं आ रहा था। दूसरी कंपनी में चले गए, कुछ वहां से सेटिंग वेटिंग कर ली, लाखों रुपया ले ला लिया, जो भी किया। मैंने कहा अच्छा सर ये बता दो मुझे, सिर्फ आपकी टीम में कितने लोग 5,000 रुपया कमाते हैं? चुप। मैंने कहा अच्छा बता दो कितने लोग 10,000 रुपया कमाते हैं? चुप। मैंने कहा अच्छा ये बता दो कितने लोग 25,000 प्लस कमाते हैं? चुप। मैंने कहा अच्छा ये बता दो आपकी टीम में कितने डायरेक्टर हैं? चुप। मैंने कहा अच्छा ये बता दो आपकी टीम में पिछले महीने कितनी इवेंट हुई थी? चुप। मेरे को तो सिर्फ इतना पता है मैडम, मेरी पेड इवेंट में मेरे 20 लोग आए थे। इनका तो बस आपने 500 रुपये का टिकट लगाया, उस पर 20 लोग आए, और अब आप कह रहे हो आप उन्हीं लोगों के कारण आप छोड़ करके दूसरी कंपनी में जा रहे हो? नहीं। आपकी टीम में कितने लोग 5,000 कमाते हैं? आपकी टीम में कितने लोग 10,000 कमाते हैं? आपकी टीम में कितने लोग 25,000 प्लस कमाते हैं? आपकी टीम में कितने डायरेक्टर्स हैं? ये ये नंबर नोट करो, और दिसंबर तक इस नंबर को कितना लेकर के जाना है ये बताओ। आप नंबरों पे फोकस करोगे तो बस आपके बैंक अकाउंट में बढ़ता ही जाएगा ये गांधी जी का नोट। इस तरीके से हमको नंबर गेम खेलना है। तो क्या क्या बात मैंने करी? सबसे पहले बड़े बिजनेसमैन की तरह सोचना है। इस साल आप सबको ये प्रण ले लेना है कि भैया मुझसे बड़ा कोई नहीं, मोदी केयर से बड़ी कोई कंपनी नहीं, डायरेक्ट सेलिंग से बड़ा कोई व्यापार नहीं, और मुझसे बड़ा बिजनेस का मालिक कोई नहीं, क्योंकि मालिक ही पैसा कमाता है। और मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैंने मान लिया कि मैंने 2 4 5 करोड़ रुपए लगा दिए, दैट्स इट। दूसरा, सपना देखना है, कंसिस्टेंट सपना देखना है। वही आपकी ताकत है, वही आपको सम्मान दिलाएगा, वही आपको अच्छी लीडरशिप दिलाएगा। तीसरा, डिस्ट्रैक्शन जो तरह तरह के होते हैं उनसे रुकना है, उसका हल निकालना है, अपने आप को हील करना है, मीटिंग्स में लगातार आना है। चौथा, मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्शन प्लस वो प्रोसेस प्लस डिसिप्लिन। इसके सिवा कोई चीज आपको मोटिवेटेड नहीं रख सकती, अपने आप को बचा करके रखना है। फिर क्या करना है? नंबर गेम खेलना है।
जो कुछ भी हम अभी तक करने को कहते थे, अब उस पर नंबर डालने हैं और पूरे साल इन नंबरों पे फोकस रखना है, तो आपके बैंक अकाउंट का नंबर बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और ये प्रोसेस को समझाने के लिए हम कमांडो इन एक्शन लगातार हमने किया है। 30 दिन तक आजकल वीडियोस रहती हैं, मेरे फेसबुक पर जाओगे आपको 11 दिन के कमांडो इन एक्शन की मीटिंग मिल जाएगी। कोई दिक्कत हो अपने अपलाइन को कॉल करो, अपलाइन के थ्रू रचना जी को कॉल करो, मुझसे बात करो। आप लोग अपनी टीम में कमांडो इन एक्शन डुप्लीकेट करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोसेस के लिए स्किलफुल हो जाए। एक और वादा मुझे आप सबसे चाहिए, आपको पूरा 2026, देखो सूर्य का साल है ये, सूर्य का साल है, सरस्वती माँ का साल है। आपको पूरी की पूरी कोशिश करनी है कि आपकी टीम के पर्सनल ग्रोथ पर आप काम कर सको। आप लोग डेवलप करो, लोग अपने आप बिजनेस डेवलप कर लेंगे। बस इतना 2026 में करो। पैसे की चिंता करो नहीं, पैसा आता रहेगा। मैं ये नहीं कह रही कि पैसे की चिंता नहीं करो, जो फल है वो फल तो हमने खाने ही है, सपनों पे तो फोकस हमें रखना ही है। पर आज किया रिजल्ट कितना आया इस पे चिंता नहीं रखो, प्रोसेस पे फोकस करो, प्रोसेस और डिसिप्लिन पे फोकस करो। मोटिवेशन भी आ जाएगा, एक्शन भी हो जाएगा और उसके रिजल्ट भी आ जाएंगे, सब मिल जाएगा आपको। राइट जगह पे फोकस करो 2026 में। आर यू रेडी? आर यू विथ मी? मेरे साथ हो? बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं, मिलते रहेंगे, और बस आप सबके सपने पूरे हों। सच्चे दिल से ये शुभाशीष देनी थी, खास बात तो यही थी, उसी के लिए आप सबको बुलाया था। ऑल दी वेरी बेस्ट, फिर मिलते हैं। हाँ थैंक जी। यू, थैंक यू सो मच मैम। आपने कहते एक नई एनर्जी भर दी है। दोस्तों, ये साल का अंत नहीं है, ये हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत है, और मैम ने जो कहा है उसको फॉलो करना है। मिलते हैं नए साल में, सेकंड को लीप पर। और हाँ, ये सेकंड की लीप पे हमारी जिंदगी का एक नया लीप शुरू हो रहा है, तो उसको नए फोकस के साथ शुरू करना है, नए एनर्जी के साथ शुरू करना है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम वेलकम, गुड मॉर्निंग।